जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 8 जनवरी 2021 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, आरबीआई द्वारा कितने रुपए से अधिक एनईएफटी व आरटीजीएस के माध्यम से लेन देन के लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर की शुरुआत की गई? तो ये शुरू किया गया है 50 करोड़ रुपए या फिर उससे ऊपर के लेन देन के लिए, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो पहले तो आपको इन दोनों के पूरा नाम पता होना चाहिए, यानी कि एनईएफटी क्या है। तो एनईएफटी का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। दूसरा हमारा होता है आरटीजीएस, और आरटीजीएस का पूरा मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और जब आरटीजीएस का नाम आया है तो आपको ध्यान रखना है कि दिसंबर महीने से भारत सरकार के द्वारा जो आरटीजीएस की सुविधा होती है उसको 24 घंटे के लिए अवेलेबल करने की घोषणा की गई है, यानी कि यह सुविधा अब 24 घंटे उपलब्ध होगी। अब आते हैं अपने न्यूज़ के ऊपर। तो आरबीआई के द्वारा जो भी हमारे वित्तीय संस्थाओं के द्वारा या फिर संस्थाओं के द्वारा लेन देन किए जाते हैं नेफ्ट या आरटीजीएस के माध्यम से, उनके ऊपर लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर लागू होगा 1 अप्रैल 2021 से। अब ये होता क्या है? तो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर की बात करें तो यह एक 20 डिजिट का एक कोड होता है। क्या होता है? 20 डिजिट का यह एक कोड होता है, और इसका मुख्य रूप से उद्देश्य उपयोग जो भी हमारे वित्तीय लेन देन करने वाली संस्थाएं होती हैं उनकी पहचान के लिए यूज किया जाता है, यानी कि किस संस्था के द्वारा यहाँ पर लेन देन किया गया है उसकी पहचान के लिए इसे जारी किया जाता है। जारी कौन करता है? तो हमारे देश में है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड, उसी के द्वारा यहाँ पर लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर नाम का जो कोड होता है इसको जारी किया जाता है। अब इसके फायदे कौन कौन से होते हैं? तो जो भी हमारे बैंक होते हैं वह लोन की निगरानी इसके माध्यम से कर सकते हैं। एक ही व्यक्ति अगर बार बार लोन ले रहा है तो उसके बारे में भी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा जो भी हमारे कारपोरेट समूह होते हैं उन्होंने कुल कितना ऋण लिया है इसकी भी समीक्षा की जा सकती है। तो कई सारे इसके काम होते हैं। तो यहाँ पर यह काम कैसे करता है? तो जो भी हमारे उधारकर्ता होते हैं उनको एक LII नंबर लेना होता है। तो ये नंबर होता है, उसी के बाद में इसके माध्यम से उनकी पहचान होती है, या फिर अगर इनके द्वारा किसी भी प्रकार का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किया जाता है तो उसकी भी पहचान यहाँ पर की जाती है। और इस वीडियो की जो PDF है वह आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर। तो टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है KV गुरुजी, जहां से आप इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कौन बना? तो ये बन गया है शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आरबीआई के द्वारा एक स्कीम की शुरुआत की गई थी जिसका नाम था स्कीम ऑन वॉलंटरी ट्रांजिशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इनटू ए स्मॉल फाइनेंस बैंक, यानी कि यहाँ पर अगर कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक चाहता है कि उसको एक स्मॉल फाइनेंस बैंक का दर्जा दे दिया जाए, यानी कि उसको चेंज कर दिया जाए स्मॉल फाइनेंस बैंक में, तो वहाँ पर वो अप्लाई कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का है शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, और अप्रैल 2021 से इसका नाम हो जाएगा शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो यहाँ पर सिर्फ नाम में परिवर्तन नहीं होगा, कोऑपरेटिव बैंक के लिए अलग हमारे दिशा निर्देश होते हैं, और जो हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं उनके लिए अलग दिशा निर्देश आरबीआई के द्वारा दिए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे देश का पहला कोऑपरेटिव बैंक बना है जिसे स्मॉल फाइनेंस बैंक का दर्जा दिया गया। किस राज्य से है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का ये पहला कोऑपरेटिव बैंक है। मुख्यालय इसका आपको सहारनपुर में मिलेगा, और MD और CEO हैं सुवीर गुप्ता। तो ये आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, PM नरेंद्र मोदी ने किन राज्यों के बीच रेवाड़ी मदार फ्रेट कॉरिडोर सेक्शन का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन अभी किया गया हरियाणा और राजस्थान के बीच में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो अभी आपको याद होगा कुछ समय पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो हमारे देश में ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है, कौन सा है? ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है, इसके ऊपर PM मोदी के द्वारा
इलाहाबाद में जो भोजपुर से खुर्जा को जोड़ने वाला सेक्शन है उसका उद्घाटन किया गया था। और अब हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर की। तो ये आप देख सकते हैं, ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल से शुरू होता है, उसके बाद में आपका आ जाता है मेरठ तक। तो इसी के ऊपर यहाँ पर हरियाणा से राजस्थान के बीच में इस सेक्शन का उद्घाटन अभी पीएम के द्वारा किया गया है। तो बात करते हैं इस सेक्शन की, तो देख सकते हैं इसकी लंबाई है टोटल 306 किलोमीटर। तो इसी को अभी पीएम के द्वारा उद्घाटन किया गया है। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो दुनिया की पहली डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन है जिसने अभी 1.5 किलोमीटर की दूरी तय की, उसे भी पीएम के द्वारा यहाँ पर रवाना किया गया है। कहाँ पर? हरियाणा में ही रवाना किया गया है। तो ये सारे जो उद्घाटन किए गए पीएम के द्वारा या फिर हरी झंडी दिखाई गई, वह आपका वर्चुअली हुआ था, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका आयोजन किया गया था। और पिछले साल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो दुनिया की पहली डबल स्टैक कंटेनर ट्रेनों के लिए सुरंग बनी है वह भी आपके हरियाणा की बनी है, सोहना में। कहाँ पर? सोहना में इस टनल का निर्माण किया गया है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये आपकी परीक्षा के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट के दूसरे संस्करण की शुरुआत कहाँ पर हुई है? तो इसकी शुरुआत हुई है लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख में आपको मिलेगा चिट्टन, और यहीं पर खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो चिट्टन की महिला हॉकी टीम है वह भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। 2020 में जो इसका पहला संस्करण था वह भी आपके लद्दाख में ही हुआ था। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इस वर्ष यानी कि 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का भी आयोजन किया जाना है, और ये आपके हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया जाएगा। पिछले साल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण हुआ था, और ये आपका आयोजित हुआ था भुवनेश्वर में। कहाँ पर? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका हुआ था असम के गुवाहाटी शहर में। तो ये सारी आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किसे नए अटॉर्नी जनरल के रूप में नामित किया गया? तो यहाँ पर नामित किए गए हैं जस्टिस मेरिक गारलैंड। कौन? जस्टिस मेरिक गारलैंड यहाँ पर नए अटॉर्नी जनरल बन गए हैं यूएसए के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो आपको पहले ये ध्यान रखना है कि अब जो अमेरिका की संसद है उसके द्वारा जो बाइडेन को राष्ट्रपति के रूप में घोषित किया जा चुका है, और 20 जनवरी 2021 को अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन लेंगे शपथ। हालांकि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वह अब भी अपनी हार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और अभी आगे के स्लाइड में मैं आपको कल जो एक घटना हुई थी अमेरिकी संसद पर, अमेरिकी संसद के संदर्भ में, उसके बारे में कुछ चित्र भी दिखाऊंगा। तो पहले आइए थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि जो हमारे नए निर्वाचित राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन साहब, इनके द्वारा मेरिक गारलैंड को नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। इसके अलावा भारतीय मूल की हैं वनिता गुप्ता, तो ये सहायक अटॉर्नी जनरल के रूप में नामित की गई हैं। और आपको ध्यान रखना है कि नैन्सी पेलोसी, जो कि कमला हैरिस से पहले सर्वोच्च पद प्राप्त करने वाली पहली महिला थी अमेरिका की, तो ये एक बार फिर से कांग्रेस की अध्यक्ष नियुक्त हो गई हैं। जिस प्रकार से हमारे यहाँ स्पीकर होता है, जैसे कि वर्तमान में ओम बिरला जी हैं, उसी प्रकार से नैन्सी पेलोसी एक बार फिर से अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर बन गई हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं अमेरिका की संसद में जो ट्रंप के समर्थक घुस गए थे। तो मामला क्या हुआ था? अभी मैंने आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप चचा जो हैं वह अब भी अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो इनके जो समर्थक हैं वह चले गए अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में, जहां पर इसकी है संसद, जिसे हम लोग कांग्रेस के नाम से जानते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये बहुत सारे लोग आपको नीचे मिलेंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पर आपको छत के ऊपर भी मिलेंगे। और इन भाई साहब को देखिए, ये पहुँच गए थे उस ऑफिस में जिसमें संसद की स्पीकर बैठती हैं, यानी कि जो अमेरिकी कांग्रेस है उसकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी का यह एक रूम है। और इस रूम में ये चले गए थे, और आप देख सकते हैं टेबल के ऊपर पैर रख करके ये बैठे हैं। बाद में इनकी एक पिक और वायरल हुई, ये आप देख सकते हैं। इस पिक में इन्होंने बताया कि नैन्सी पेलोसी का एक कोई लेटर था जिसको लेकर के ये बाहर आ गए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर नाम भी लिखा हुआ है। तो यह एक बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है डेमोक्रेसी के लिए। और आप देख सकते हैं कि जो दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है वहां पर इस प्रकार की घटना देखी गई है। अगला प्रश्न है, पुरुषों के टेस्ट मैच में चौथे अंपायर की भूमिका निभाने वाली पहली महिला कौन बनी? तो ये बन गई हैं क्लेयर पोलोसैक। क्या नाम है? क्लेयर पोलोसैक, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
आपको ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में जो तीसरा टेस्ट मैच है उसकी शुरुआत शायद आज ही होने वाली है और उस मैच में क्लेयर पोलोसैक जो कि अमेरिका की अंपायर हैं वह एक अंपायर की भूमिका निभाएंगे। तो ये आप ध्यान रखेंगे। लेकिन अब यहाँ पर आपसे दो प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो पुरुषों का मैच होता है उसमें एम्पायर की भूमिका निभाने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला थी क्लेयर पोलोसैक। कौन थी? क्लेयर पोलोसैक। और बात है 2019 की। 2019 में नामीबिया और ओमान के बीच में एक दिवसीय मैच हुआ था जिसमें क्लेयर पोलोसैक बनी थी अंपायर। लेकिन अब ये वाली न्यूज़ क्यों खास है? क्योंकि ये पहला टेस्ट मैच है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा एक वनडे इंटरनेशनल मैच था। तो ये पहला टेस्ट मैच है जिसमें एक महिला एम्पायर की भूमिका निभाएगी। हालांकि ये चौथे एम्पायर की भूमिका निभाएंगी, लेकिन इनके नाम पर टेस्ट क्रिकेट में एक महिला एम्पायर के तौर पर शामिल होने का रिकॉर्ड जुड़ चुका है। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर हम लोग भारत के जीएस लक्ष्मी की बात करें तो इनके पास में रिकॉर्ड है कि जो पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल होते हैं इसमें इन्होंने मैच रेफरी की भूमिका निभाई थी। तो ये पहली महिला मैच रेफरी बनी थी जिन्होंने पुरुषों के मैच में मैच रेफरी की भूमिका निभाई थी। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई डाउट होता है तो उस डाउट के बारे में आप नीचे कमेंट में जरूर पूछें। अगला प्रश्न है, टाटा पावर ने एमएसएमई सेक्टर में वित्त योजना के लिए इनमें से किस बैंक के साथ एक समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है अभी सिडबी के साथ में, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब ये समझौता हुआ क्या है, हुआ किस लिए है? तो रूफटॉप सोलर सेगमेंट, यानी कि जो शहरों के घरों के ऊपर सोलर के पैनल लगाए जाते हैं उस सेगमेंट में यहाँ पर ये समझौता हुआ है। समझौते में क्या होगा, यानी कि अगर कोई एमएसएमई क्षेत्र का उद्यम है जो कि ऋण चाहता है तो 10% से कम ब्याज दर के ऊपर उसे ऋण मिल जाएगा। और यहाँ पर ऋण की खास बात यह होगी कि उसे किसी भी प्रकार की कोई चीज़ गिरवी नहीं रखनी होगी, यानी कि बिना किसी कोलैटरल के उसे यहाँ पर ऋण दिया जाएगा। सिडबी की बात करते हैं तो स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। मुख्यालय है लखनऊ में और इसके अध्यक्ष मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब। उत्तरी पूर्वी भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये अभी बना है मेघालय राज्य में। कहाँ पर? मेघालय की राजधानी है शिलोंग में। और वहीं पर अभी हमारे जो खेल और युवा मामलों के मंत्री हैं, क्या नाम है इनका? इनका नाम है किरण रिजिजू साहब। तो इनके द्वारा मेघालय की राजधानी शिलोंग में उत्तर पूर्वी भारत के पहले खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल का उद्घाटन किया गया। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नाम इसका क्या है? तो नाम इसका रखा गया है असम राइफल्स पब्लिक स्कूल। क्या है? असम राइफल्स पब्लिक स्कूल। वर्तमान में वैसे हमारे देश में कुल 9 खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल हैं, लेकिन ये स्कूल इसलिए खास है क्योंकि जो हमारा उत्तरी पूर्वी भारत का रीजन है उसका ये बना है पहला स्कूल। अब यहाँ पर होगा क्या? तो पहले साल में जो हमारे आर्चरी के प्लेयर होते हैं, एथलेटिक्स होते हैं, इनमें से कुल 100 छात्रों को चयनित किया जाएगा और उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। जनवरी 2021 में किस राज्य के पोंग डैम झील में हजारों की संख्या में प्रवासी पक्षी मृत पाए गए? तो ये आपका हादसा हो गया है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में आपको मिलेगी पोंग डैम झील। और यहीं पर अभी 2400 से ज़्यादा जो हमारे प्रवासी पक्षी होते हैं वह मृत पाए गए हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो पोंग डैम झील है ये आपको मिलेगी ब्यास नदी पर। किस नदी पर? ब्यास नदी के ऊपर ये आपको मिलेगी। और यहीं पर अभी 2400 से ज़्यादा प्रवासी पक्षी हैं, उन्हें मृत पाया गया है। जो हमारे यहाँ पर एनिमल डिसीज के ऊपर अध्ययन करने वाली लैब है जिसका नाम है हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज लैब, ये आपको मिलेगी भोपाल में। इन्होंने ये पुष्टि कर दी है कि जो बर्ड फ्लू होता है यानी कि एवियन इन्फ्लुएंजा होता है जिसका वायरस होता है H5N1, इसी के कारण इन पक्षियों की मृत्यु हुई है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। बाकी अगर हम लोग पोंग डैम झील की बात करते हैं तो ये महाराणा प्रताप सागर डैम के नाम से या झील के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, आपके मन में यहाँ पर ये सवाल आ सकता है कि पोंग डैम भी है और यह एक लेक भी है, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो ये ऐसे पॉसिबल होता है कि जो हमारे डैम बनाए जाते हैं उनके लिए यहाँ पर एक रिजर्वायर बनाया जाता है। मतलब क्या है? मान लीजिए ये कोई नदी है, इस नदी के ऊपर आपको एक डैम का निर्माण करना है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर इसके पानी को रोकेंगे,
पानी को रोकने के लिए आपको बनाना होगा एक जलाशय, जहां पर आप पानी को एकत्र करेंगे और उसके बाद में यहां पर आप डैम बनाएंगे। डैम के माध्यम से आप धीरे धीरे पानी को रिलीज करेंगे। फिर इस पानी का उपयोग आप सिंचाई के लिए कर सकते हैं या फिर बिजली के उत्पादन के लिए कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर हम पानी को रोकने के लिए जलाशय बनाएंगे तो ये जलाशय का साइज भी कुछ बड़ा होगा और यहाँ पर पानी इकट्ठा होगी, और जब पानी इकट्ठा होगी तो उसी को हम लोग एक लेक भी कह सकते हैं। तो इसीलिए इसे हम लोग डैम और लेक दोनों कहते हैं। और सर्दियों के मौसम में हमारे देश में जो अधिकतर इस प्रकार के वेटलैंड्स होते हैं वहाँ पर प्रवासी पक्षी आती हैं, और इन्हीं प्रवासी पक्षियों में से अभी बहुत सारे प्रवासी पक्षियों की जो डेथ है वह आपके पोंग डैम झील के पास में देखी गई है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की भाषा, संस्कृति और यहाँ की भूमि के संरक्षण के लिए समिति का गठन किया है? तो इसके अध्यक्ष होंगे हमारे गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी जी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर मामला है क्या? तो अभी कुछ समय पहले हमारे लद्दाख से 10 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल आया था। इन्होंने दिल्ली में आकर के, जो हमारे वर्तमान में गृह मंत्री हैं, क्या नाम है इनका, अमित शाह जी, उनसे आकर के मुलाकात की। और इस मुलाकात के दौरान इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ की जो लैंग्वेज है, हमारे यहाँ की जो कल्चर है या जो हमारे यहाँ की भूमि है, उसका संरक्षण किया जाना केंद्र सरकार के द्वारा आवश्यक है। तो अभी इसी के संरक्षण के लिए जो हमारे राज्य गृह मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। अब ये जो समिति होगी इसमें हमारे लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के सदस्य शामिल होंगे, यानी कि लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर होंगे, भारत सरकार के भी प्रतिनिधि होंगे और लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। तो बस आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जी किशन रेड्डी साहब इसके नए क्या नाम है, अध्यक्ष बनाए गए हैं। अच्छा, लद्दाख की बात हुई है तो अभी इसको एक नया वेटलैंड मिला है, तो उस वेटलैंड का नाम क्या है वह आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए गूगल क्लाउड के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है करण बाजवा साहब की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब अगर आपको याद हो तो पिछले साल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो करण बाजवा साहब हैं ये गूगल क्लाउड इंडिया के नए एमडी बने हैं। किसके? गूगल क्लाउड इंडिया के पिछले साल ये बन गए थे एमडी। तो अब आप कह सकते हैं कि इनका प्रमोशन हो गया है और जो हमारे पूरे एशिया प्रशांत का रीजन है उसके एमडी अब बना दिए गए हैं करण बाजवा साहब। तो अब गूगल क्लाउड इंडिया के लिए नए एमडी की नियुक्ति की जाएगी। तो अभी तक इनका ऑफिस था हरियाणा में और अब ये चले जाएंगे सिंगापुर में, यानी कि सिंगापुर में एशिया पैसिफिक का मुख्यालय है गूगल क्लाउड के लिए। तो वहाँ पर अब ये अपनी सेवाएं देंगे। स्थान इन्होंने किसका लिया है? तो इन्होंने स्थान लिया है रिक हर्समैन का। किसका? रिक हर्समैन का इन्होंने स्थान लिया है। गूगल क्लाउड की बात करते हैं तो ये गूगल की एक क्लाउड कंप्यूटिंग लैब है। गूगल क्लाउड की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह गूगल की एक क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज है। 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी। गूगल कंपनी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। अमेरिका देश की ये कंपनी है। स्थापना इसकी 4 सितंबर 1998 को हुई थी। संस्थापक थे लैरी पेज और सर्जे ब्रिन, जो कि दुनिया के शीर्ष 10 अमीर व्यक्तियों में वर्तमान में शामिल हैं। मुख्यालय आपको मिलेगा यूएसए के मेनलो पार्क में और इसके सीईओ हैं कौन? सुंदर पिचाई, जो कि भारतीय मूल के हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस राज्य में सड़क परियोजनाओं के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ $646 मिलियन के ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये समझौता किया गया है आंध्र प्रदेश राज्य के लिए। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब आंध्र प्रदेश राज्य की 2 सड़क परियोजनाएं हैं जिनके लिए यहाँ पर ये जो ऋण है वह न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा दिया जाएगा। कौन कौन सी हैं? तो एक तो हमारी है 1600 किलोमीटर की राजमार्ग की परियोजना, यानी कि जो यहाँ के स्टेट हाईवे हैं उनके ऊपर जो पुराने पुल थे उनको फिर से बनाया जाएगा। एक तो इसके लिए है और दूसरी यहाँ पर है 1400 किलोमीटर की जो आपके आंध्र प्रदेश राज्य में जिला सड़कें हैं उनको डबल लेन बनाया जाएगा और इनके ऊपर भी जो ब्रिज होंगे उनको भी यहाँ पर एक बार फिर से पुनर्निर्मित किया जाएगा। तो इसी के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ पर 646 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं तो इसे हम लोग ब्रिक्स बैंक के नाम से ही भी जानते हैं, क्योंकि ब्रिक्स समूह के जो देश थे उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 15 जुलाई 2014 को। मुख्यालय आपको मिलेगा चीन के संघाई में और अध्यक्ष पिछले साल मार्कस ट्राइजो बने थे, जो कि हैं ब्राजील के।
आंध्र प्रदेश राज्य की बात हुई है तो ध्यान रखिएगा इसकी राजधानी अमरावती में है। राज्यपाल वर्तमान में है बीबी हरिचंदन। मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। लोकसभा में है 25, राज्यसभा में 31, विधानसभा में 175 और विधान परिषद में आपको 58 सीटें मिलेंगी। मुख्य न्यायाधीश इसके हैं जेके माहेश्वरी। कौन है? जेके माहेश्वरी मुख्य न्यायाधीश हैं। उच्च न्यायालय आपको मिल जाएगा अमरावती में। बाकी आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो राष्ट्रीय पार्क यहाँ पर आपको 3 मिल जाएंगे, पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वर, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो एक टाइगर रिजर्व आपको मिलेगा। बाकी ये सारी चीज़ें आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी। आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी जान लेते हैं। अलेक्जेंडर एलिस ये अब ब्रिटेन के नए उच्चायुक्त होंगे अपने देश भारत में। पिछले साल फिलिप बार्टन बने थे। कौन थे? फिलिप बार्टन। तो फिलिप बार्टन के स्थान पे अब अलेक्जेंडर एलिस ब्रिटेन के नए उच्चायुक्त होंगे हमारे देश में। और आपको ध्यान रखना है कि इस वर्ष का जो हमारा 71 रिपब्लिक डे है उसकी परेड में जो मुख्य अतिथि थे जिनका नाम था बोरिस जॉनसन, जो कि यूनाइटेड किंगडम के पीएम थे, उन्होंने आने से मना कर दिया है क्योंकि उनके यहाँ पर कोरोना का एक नया स्ट्रेन खोजा गया है और उसी के कारण लॉकडाउन एक बार फिर से लगाया गया, जिसके कारण उन्होंने हमारे देश में आने से इनकार कर दिया है। विश्व बैंक के द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जो भारत की विकास दर है उसको -9.6% अनुमानित किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर को लेकर के जापान के साथ में जो हमारा समझौता हुआ था उसको यहाँ पर मंजूरी दे दी है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर के लिए जापान के साथ में समझौता हमने किया है। और भारत ने वीरेंद्र कुमार पॉल को सोमालिया देश में हमारे देश के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। तो चलिए सोमालिया देश के बारे में थोड़ा आप नीचे कमेंट में बताइएगा। कल मैंने आपसे पूछा था कि गृह मंत्रालय के द्वारा जो सबरूम इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है इसके निर्माण को मंजूरी दी गई, तो यह किस राज्य में है? तो ये आपको मिलेगा त्रिपुरा में। कहाँ पर? ये त्रिपुरा में बनेगा और भारत बांग्लादेश के बीच में ये 6वां इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट होगा। आज की वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, जनवरी 2021 में दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के 5.6 किलोमीटर भूमिगत खंड के निर्माण का अनुबंध किस कंपनी को दिया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको नीचे कमेंट में बताना है। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।